प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान की कक्षा में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को लेंगे। आज मैं आपको इसमें भारतीय संविधान की विशेषताएं करवाना चाहता हूं। पिछले कालांश में मैंने आपको भारत के संवैधानिक विकास का वर्णन किया। इसी के साथ भारतीय संविधान सभा ने भारत का संविधान बनाया और भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ में प्रस्तावना है जिसे जवाहरलाल नेहरू ने संविधान निर्माण के समय उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में रखा। हमने 26 नवंबर के दिन इसकी विस्तार पूर्वक चर्चा की। हमारे संविधान के भाव हमारी प्रस्तावना में निहित हैं। वो उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान निर्माण की दिशा को तय करता था। आज भी हमारी राष्ट्रीय दिशा को तय करने में भारतीय संविधान की प्रस्तावना और उसके प्रथम वाक्य का हम भारत के लोग वी पीपल्स ऑफ इंडिया का विशेष महत्व है। इस भाव को आप समझेंगे। इस भाव के साथ मैं आपसे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करना चाहता हूँ। इसकी प्रथम विशेषता इसका लिखित होना। लिखित होने का तात्पर्य है कि संविधान निर्माण की एक निश्चित प्रक्रिया को अपनाया जाना और भारतीय संविधान सभा जो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत गठित थी, उसने निश्चित प्रक्रिया को अपनाते हुए भारतीय संविधान बनाया। इसकी दूसरी विशेषता विशालता को लेकर है। भारतीय संविधान विश्व के संविधानों में विशालतम संविधान है। अगर हम इसकी अमेरिका से तुलना करें तो अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद हैं, जबकि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में 22 अध्याय हैं और इसके पश्चात परिशिष्ट और अनुसूचियां हैं। इस आगामी गणतंत्र की है। इसे मैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहूं तो भी चलेगा। भारतीय संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। एक संप्रभु देश के रूप में हम संगठित हैं और हमारा प्रधान शासक निर्वाचित प्रमुख होता है। जवाहरलाल नेहरू के दृढ़ निश्चय के कारण ही भारत एक संप्रभु राष्ट्र बना। अंग्रेजों का प्रयास था कि भारत को आज़ादी डोमिनियन स्टेट के रूप में दी जाए, लेकिन नेहरू का प्रसिद्ध कथन था कि न तो हम गुलामी स्वीकार करेंगे न ही नाम मात्र की गुलामी। तो इसके कारण भारतीय संविधान गणतंत्र बना और 26 जनवरी का दिन हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता के रूप में भी मनाते हैं। आगामी विशेषता पंथ निरपेक्षता की है। भारतीय संविधान का भारत का कोई धर्म नहीं होगा, राज धर्म नहीं होगा। भारत में सभी धर्म के लोगों को मानने की, अपनी अंतःकरण की आवाज के अनुसार किसी भी धर्म का पालन करने न करने की छूट है। आगामी विशेषता समाजवादी की है। भारतीय संविधान भारत को एक समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति की आर्थिक संपन्नता, प्रत्येक व्यक्ति की जीवन की अनिवार्य आवश्यकता, प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार और विकास के अवसर उपलब्ध करवाना हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य है। समाजवाद
एक हमारा आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट, आगामी लोकतंत्र भारत को, स्वाधीन भारत को लोकतंत्र के रूप में स्वीकार किया गया है। लोकतंत्र भारत की मान्य शासन प्रणाली है। आज हमें कहते हुए अभिमान है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। मतदाताओं की दृष्टि से हम सर्वाधिक और सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र के नागरिक हैं। न केवल सैद्धांतिक रूप से लोकतंत्र हमने अपनाया है, बल्कि व्यवहार में भी आज़ादी के लगभग 75 सालों में हमने इसको सफलतापूर्वक संचालित किया है। जब भारत का संविधान बना था तो संविधान कांग्रेस ने बनाया था। आज उसी संविधान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर शासन है। ये हमारे लोकतांत्रिक पक्षों को प्रकट करती है और एक प्रमुख विशेषता है। आगामी विशेषता, भारत एक विशाल देश है जो विविधतापूर्ण है। अतः यहाँ के एक आधारभूत सिद्धांत के रूप में संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत में वर्तमान समय में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारतीय संविधान के प्रथम अध्याय में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक भारत की संघात्मक व्यवस्था को स्पष्ट किया गया है। संविधान की प्रथम अनुसूची में प्रथम परिशिष्ट में आप राज्यों के और केंद्र शासित क्षेत्रों के नाम देख सकते हैं और भारत की संघात्मक व्यवस्था के अनेक पक्ष हैं। इसको आपने सफलतापूर्वक संचालित करना है। आगामी संसदीय लोकतंत्र हमारे देश का एक आधारभूत सिद्धांत है। आपने प्रथम वर्ष में पढ़ा कि लोकतंत्र संचालित करने के 2 आधारभूत सिद्धांत हैं। एक व्यक्ति या राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति के नेतृत्व में लोकतंत्र, दूसरा एक टीम के रूप में, एक समूह के रूप में लोकतंत्र संचालन। भारत में भी संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है और टीम का शासन भारत में संचालित होता है। संसदीय शासन का तात्पर्य संसद की सर्वोच्चता भी है और भारतीय संसदीय शासन प्रणाली को हम आगे भी विस्तार पूर्वक देखेंगे। आगामी मूल अधिकार हैं किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए वास्तविक अर्थों में साकार करने के लिए मूल अधिकार भारतीय संविधान के 34 अध्याय में मूल अधिकारों का वर्णन है। ये मूल अधिकार प्रारंभ में 7 थे, अब संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार की श्रेणी में बदल दिया गया है और अब 6 मूल अधिकार हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमारे मूल अधिकार हैं। न केवल मूल अधिकार हैं बल्कि आज के मानवाधिकार विश्व में भारत की मूल अधिकारों की स्थिति से एक आदर्श और व्यवहारिकता में महत्वपूर्ण स्थिति है। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के पश्चात के अध्याय में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। ये नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। आधुनिक राज्य लोक कल्याणकारी राज्य होता है और भारतीय संविधान निर्माताओं ने भी राज्य को लोक कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। इनकी उपस्थिति भी महत्वपूर्ण है। आगामी न्यायपालिका की स्वतंत्रता
हमारे देश में आधुनिक लोकतांत्रिक सिद्धांतों को अपनाया गया है। इसके अंतर्गत न्यायपालिका को पर्याप्त स्वतंत्रता दी गई है। न केवल संगठनात्मक ढांचे की दृष्टि से इस प्रकार की व्यवस्था दी गई है कि न्यायपालिका स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर सके और न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के साथ हम स्वतंत्रता को देखते हैं। भारत में बहुत से उदाहरण हैं और भारत में न्यायिक सक्रियता, जनहित याचिकाओं आदि की जो स्थिति है वो भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट आगामी है विश्व शांति का समर्थन। भारतीय संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें अनुच्छेद 51 में भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्वास करता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग को बढ़ावा देगा, ऐसा भारत का लक्ष्य है। महात्मा गांधी भारत के शांति और अहिंसा के प्रतीक थे। नेहरू भी शांतिवादी नीति और हम संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्वास करते हैं, उसकी सफलता में हमारा पूरा सहयोग रहा है। नेक्स्ट आगामी है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। 18 वर्ष की आयु के पश्चात प्रत्येक नागरिक को एक समान एक वोट देने का अधिकार है और स्थानीय स्वशासन। भारत में स्थानीय स्तर पर स्वशासन को अपनाया गया है। इसके दो आयाम हैं, नगरीय स्थानीय स्वशासन, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के माध्यम से हम नगरीय स्थानीय स्वशासन निर्वाचित इकाइयों के माध्यम से स्थानीय प्रशासन का संचालन देखते हैं। दूसरी तरफ ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत ग्राम पंचायत, पंचायत विकास खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, त्रिस्तरीय पंचायती राज हैं। इसको लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण भी कहते हैं। ये हमारे ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का प्रतीक है। अभी उसमें ग्राम सभा का भी विकास हो रहा है जो कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की झलक देती है। तो इस प्रकार हमारी भारतीय संविधान एक आदर्श पक्ष है और इसकी अनेक श्रेष्ठताएं हैं। मैं आशा करता हूं कि आप उनसे प्रेरणा लेते हुए भावी भारत के शासन को श्रेष्ठ तरीके से संचालित करेंगे। धन्यवाद।